अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिजाइन के चैप्टर नंबर 1 में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, मल्टीमीडिया की टाइप्स क्या हैं और मोस्ट एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया क्या है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 में हम फर्स्ट एलिमेंट मल्टीमीडिया का जो कि टेक्स्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम टेक्स्ट को हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं जी। यूजिंग टेक्स्ट एंड सिंबल्स फॉर कम्युनिकेशन इज अ वेरी रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट। टेक्स्ट को यूज करना जो है ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है। जस्ट 6000 years ago अगर हम देखें तो ह्यूमंस जो थे वो कम्युनिकेट करने के लिए टेक्स्ट को यूज नहीं करते थे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए टेक्स्ट को यूज नहीं किया जाता था। तो जब टेक्स्ट यूज नहीं किया जाता था तो फिर हम मैसेज किस तरह से कम्युनिकेट करते थे, इंटरेक्ट किस तरह से करते थे, इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर किया जाता था। तो मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए पिक्टोग्राफिक साइंस या सिंबल्स यूज किए जाते थे। और ये साइंस या सिंबल्स जो यूज किए जाते थे ये भी जस्ट एलीट क्लास या रूलिंग क्लास जो थी वो इस पिक्टोग्राफिक साइंस या सिंबल्स को यूज कर सकती थी। और स्पेशली इन पिक्टोग्राफिक साइंस या सिंबल्स को प्रीस्टहुड में चर्च के लिए यूज किया जाता था, या फिर जो रूलिंग क्लास थी वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, टेक्सेस के लिए इस पिक्टोग्राफिक साइंस या सिंबल्स को यूज करती थी। जैसे ये आपके सामने कुछ पिक्टोग्राफिक सिंबल्स हैं, कुछ साइंस हैं, तो इसी तरह के पिक्टोग्राफिक सिंबल्स होते थे, पिक्टोग्राफिक साइंस होती थी जिन सिंबल्स एंड साइंस को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था। And earliest message delivered in written words typically contained information that is vital to the management of people, politics and taxes. और फिर जब पिक्टोग्राफिक सिंबल्स के बाद अपने अर्लीस्ट टाइम में जब टेक्स्ट को यूज किया गया तो टेक्स्ट को यूज करने का पर्पस क्या था? टेक्स्ट को यूज किया जाता था वाइटल इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट्स जो थी वो अपने टैक्सेस की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए टेक्स्ट को यूज करती थी, या पॉलिटिक्स मैनेजमेंट के लिए भी टेक्स्ट को यूज किया जाता था, पीपल मैनेजमेंट के लिए भी टेक्स्ट को यूज किया जाता था। तो अर्लीस्ट टाइम में जो इम्पोर्टेंट या वाइटल इंफॉर्मेशन थी उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए टेक्स्ट यूज किया जाता था। एंड इन सम फॉर्मर eras it was a capital offense to read unless you belonged to the proper social class or possessed a patent granted to you by your rulers. तो एक वक्त वो भी गुजरा जबकि टेक्स्ट को रीड करना और टेक्स्ट को सीखना या टेक्स्ट को राइट करना ये एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता था, एक जुर्म तस्वर किया जाता था। तो सिर्फ जो एलीट क्लास थी सिर्फ वही टेक्स्ट सीख सकती थी और वही एलिजिबल कंसिडर किए जाते थे कि वो टेक्स्ट लिख सकें, टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें, टेक्स्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट कर सकें। या फिर जो रूलिंग क्लास थी अगर ये किसी को पेटेंट ग्रांट करती थी तो वही पर्सन्स जो थे वो भी एलीट क्लास से बिलोंग करते थे। सिर्फ वही पर्सन्स जो थे वो टेक्स्ट को लर्न कर सकते थे, टेक्स्ट को कम्युनिकेट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करने के लिए टेक्स्ट यूज कर सकते थे। What is text now? Today, text and the ability to read it are doorways to power and knowledge. आज के दौर में हम देखते हैं कि टेक्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट टाइम्स में भी हमने देखा कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि जो वाइटल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए टेक्स्ट यूज किया जाता था। रिसेंट टाइम में भी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई।
रिसेंट टाइम में भी हम टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज करते हैं। हम नॉलेज को कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज डिलीवर करने के लिए टेक्स्ट को यूज करते हैं। एंड रीडिंग एंड राइटिंग आर एक्सपेक्टेड एंड नेसेसरी स्किल्स विद मोस्ट मॉडर्न कल्चर्स। और आप जानते हैं कि मॉडर्न कल्चर में ये रिसेंट टाइम में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये रीडिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटीज, जो टेक्स्ट रीडिंग कैपेबिलिटीज हैं, टेक्स्ट राइटिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये हर पर्सन जो है इसके पास मौजूद होंगी। तो इजीली फिर पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। And as has been the case throughout history, text still delivers information that can have potent meaning। तो आज भी जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा, आज भी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करने के लिए, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। In 15th century, John Gutenberg printing press revolutionized the information and information communication। 15th century से पहले जो प्रिंटिंग प्रेस था ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आप इमेजिन करें कि विदाउट प्रिंटिंग प्रेस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना या इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करने के बाद मैसेज को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना ये कितना कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होगा, स्पेशली जब मल्टीपल कॉपीज नहीं जनरेट की जा सकती। मल्टीपल कॉपीज जनरेट की जाएंगी तो मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने के लिए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। प्रिंटिंग प्रेस ने रेवोल्यूशनाइज किस तरह किया इंफॉर्मेशन? प्रिंटिंग प्रेस ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि जब हम मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें टेक्स्ट लिखेंगे और उसकी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। और उन 100 एंड 1000 कॉपीज पे जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन को फिर इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है, इजीली स्प्रेड किया जा सकता है। सिंपली इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो हम जो टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं और टेक्स्ट के थ्रू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को या इंपॉर्टेंट नॉलेज को अगर हम ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए 15th सेंचुरी में जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। और अर्लीस्ट टाइम में जो 15th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 15th सेंचुरी में ये जो प्रिंटिंग प्रेस था इसको यूज किया गया चर्च प्रीचिंग के लिए। तो तब चर्च से प्रीचिंग की जाती थी, तो चर्च प्रीचिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया गया। प्रिंटिंग प्रेस से मल्टीपल कॉपीज जनरेट की जाती थी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की, फिर उनको हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ जो यूजर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। And the mass production of identical copies of text enabled an information-based paradigm shift that changed the human universe। और इसी पैराडाइम शिफ्ट ने यूनिवर्स को चेंज किया, जिसमें हम देखते हैं कि मल्टीपल कॉपीज जो हैं इंफॉर्मेशन की वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। एंड रिसेंटली वी आर ऑब्जर्विंग अनदर रेवोल्यूशन। और आज हम एक और रेवोल्यूशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट रेवोल्यूशन इज वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स नेटिव लैंग्वेज HTML। और आज रिसेंट टाइम में हम देखते हैं कि हमारे पास एक और रेवोल्यूशन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो रेवोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड वेब का, और इसकी बेसिक नेटिव लैंग्वेज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को यूज करते हुए हम इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यूजर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं कंटेंट्स के साथ। और वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस के थ्रू हम उसी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो वर्ल्ड वाइड वेब से ज्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड हमारे पास कोई मौजूद नहीं है।
ये परहैप्स दुनिया की फास्टेस्ट सर्विस है जिसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें भी टेक्स्ट को यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करने के लिए। And in contrast to today's television medium, which consists of sound and images with a few text headlines, web offers an active experience with enough choices. और टुडेज टेलीविजन मीडियम हम देखते हैं, जैसे टेलीविजन मीडियम है तो टेलीविजन मीडियम में पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, मोस्टली मूवीज हैं, इमेजेस हैं, और कुछ टेक्स्ट हेडिंग्स हम देखते हैं, कुछ टेक्स्ट हेडलाइंस हमें नजर आती हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर हम वेब को देखें तो टेलीविजन पे हमें 40, 50, 100 और इवन 400 चैनल्स हैं वो मैक्सिमम अवेलेबल होंगे, लेकिन डब्ल्यू सर्विस में, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस में मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, और वो मिलियन ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो यूजर्स को या एक्सप्लोरर्स के लिए एक पैराडाइज की हैसियत रखती हैं, जहां पे वो बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। पावर ऑफ मीनिंग। Even a single word may be cloaked in many meanings. So as you begin working with text, it is important to maintain accuracy in the specific word you choose. Power of meanings mean कि words जो हैं वो powerful हैं। Words जब हम use करेंगे, जब हम एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली टेक्स्ट को एज एन एलिमेंट यूज करेंगे। तो जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो एक्चुअली हम डिफरेंट वर्ड्स को चूज करेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे, जो हमारे मैसेज को प्रॉपरली कन्वे कर सकेंगे, हम उन वर्ड्स को चूज करेंगे। और ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिनके सेम मीनिंग्स होंगे, ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो मीनिंग्स को ज्यादा एक्यूरेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने वो वर्ड्स चूज करने हैं जो ज्यादा एक्यूरेट होंगे, जो प्रिसाइज होंगे, जो हमारे जो मीनिंग्स हैं उनको प्रॉपरली कन्वे कर सकेंगे या कम्युनिकेट कर सकेंगे। In multimedia, these are the words that will appear in your titles, menus and navigation ads, as well as in your narrative or contents. और मल्टीमीडिया में हम देखेंगे कि हर जगह पे ये वर्ड्स ही यूज किए जाएंगे। जैसे अगर हम कोई टाइटल्स क्रिएट करेंगे वहां पे भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे, नेविगेशन के लिए मेन्यूज बनाएंगे वहां पे भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे, एंड नेविगेशन एड्स, नेविगेशन के लिए अगर कुछ हेडिंग्स लिखेंगे वहां पे भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे। और सबसे बढ़कर जो कंटेंट्स क्रिएट करेंगे हम, उन कंटेंट्स में भी वर्ड यूज किए जाएंगे। सो वर्ड्स और वर्ड्स को चूज करना, एक्यूरेटली वर्ड चूज करना, ऐसे वर्ड्स चूज करना जो प्रिसाइज एंड ज्यादा मीनिंगफुल हो, ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। And it is important to design labels for title screens, menus and buttons or tabs using words that have the most precise and powerful meaning to express what you need to say. तो जो आप कहना चाहते हैं उसके लिए जो मोस्ट प्रिसाइज वर्ड्स होंगे, जो मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल वर्ड्स होंगे, वो ही वर्ड्स यूज किए जाएंगे। चाहे ये वर्ड्स आप बटन्स पे यूज करें, चाहे ये वर्ड्स आप मेन्यूज पे यूज करें, चाहे ये वर्ड्स टैब पे यूज किए जाएं, या इंफॉर्मेशन नरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करने के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाए। कुछ एग्जांपल्स देखें जी। गो बैक इज मोर पावरफुल देन प्रीवियस। प्रीवियस का वर्ड एंड गो बैक का वर्ड दोनों के सेम मीनिंग्स है। हम गो बैक का वर्ड भी यूज कर सकते हैं एंड प्रीवियस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आपने ऐसे वेब पेज भी देखे होंगे जिन पे कुछ पे गो बैक का वर्ड यूज किया जाता होगा, कुछ पे प्रीवियस का वर्ड लिखा होगा। तो गो बैक इज मोर पावरफुल देन प्रीवियस। अगर हम गो बैक को यूज करें तो ये ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। क्विट इज मोर पावरफुल देन क्लोज। क्विट का वर्ड क्लोज से कंपैरेटिवली ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा पावरफुल है।
Another example, terrific may work better than the answer was correct. आंसर वॉज करेक्ट लिखने की बजाय अगर टेरिफिक लिखा जाए तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है. A word change the meaning, a word change the mood and the motivation. वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वर्ड्स मीनिंग को चेंज कर देते हैं. वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वर्ड्स मूड चेंज कर देते हैं. और ये वर्ड्स ही हैं जिनको मोटिवेशंस के लिए यूज किया जाता है. सैफी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, सैफ अंदाज बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं. कि जो भी बात कही जा रही है ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें पहले भी हो चुकी हैं. जो अंदाज़े बयां है वो मुख्तलिफ है, बयान करने का तरीका मुख्तलिफ है, लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, लिखने के लिए जो वर्ड्स चूज किए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट है.